ये सीरियल किलर बस लाल कपड़े पहनने वाली लड़कियों को ना अपना टारगेट बनाता था और 33 इयर्स तक ये कंटिन्यू रहा। लेकिन फिर साउथ कोरिया में एक लॉ चेंज होता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ली चुन जे से। ये 1986 में 23 साल का था और साउथ कोरिया के हुआसोंग में रहता था। अब ये 1986 में ना कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग से डिस्चार्ज हुआ था। ये वहाँ टैंक यूनिट में था जहाँ इसे टैंक ऑपरेटर और गनर बनने के लिए ट्रेन करा गया था। अब ली जब अपनी ट्रेनिंग करके वापस आया ना तो इसे अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी, क्योंकि जब ये मिलिट्री में था इसे वहाँ पर दूसरों पर ऑर्डर चलाने में बहुत मजा आने लगा था। वहाँ इसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती थी। अब हुआसोंग ने एक रूरल एरिया था जहाँ पर ना ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। तो फरवरी 1986 में ना ली एक बस स्टैंड गया और वहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक जगह पर छुप गया। अब जब रात की बस से एक 20 साल की लड़की उतरी तो ली ने कुछ देर तक तो उसका पीछा करा, फिर मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। फिर ली ने उस लड़की के साथ गलत काम करा और उसे वहीं छोड़कर चलता बना। अब अगले दिन उस लड़की ने पुलिस में जाकर कंप्लेन भी लिखवाई, लेकिन वो लड़की ना पुलिस वालों को उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इतना अंधेरा था, उसने ली को देखा ही नहीं था। अब पुलिस ने इस केस को ना ज्यादा सीरियस नहीं लिया और इसकी वजह से ली का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब 15 सितंबर 1986 में एक 71 ईयर ओल्ड लेडी बस से उतरती है। अब वो अपनी बेटी से मिलकर घर लौट रही थी, लेकिन ली ने पीछे से उन पर भी अटैक कर दिया। ये आदमी उस 71 ईयर ओल्ड लेडी को भी एक फार्म पर ले गया और उसके साथ भी गलत काम करा, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ा, बल्कि इसने एक कपड़े से उनका गला। अब जब वो 71 ईयर ओल्ड लेडी घर वापस नहीं आई तो पुलिस में कंप्लेन करी गई और पुलिस ने इस केस को भी काफी कैजुअली लिया। हर जगह की पुलिस ऐसी है क्या? अब 4 दिन बाद एक फार्मर को वो लेडी एक नाली के पास मिली तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा। अब जब पुलिस वहां पर आई ना तो उन्हें ये एक हिट एंड रन केस लगा और फुल ब्लोन इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय उन्होंने ये केस 3 ऑफिसर्स को पकड़ा दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने उस क्राइम सीन को ना सिक्योर तक नहीं किया था। कितने लोगों के आने जाने की वजह से एविडेंस सारा खराब हो गया। अब एक बात ये भी थी कि 1986 में ना साउथ कोरिया एशियन गेम्स होस्ट करने जा रही थी, तो इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी ना गेम्स में लगी हुई थी और इसीलिए इस टाउन में ज्यादा पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं थी। अब ली तो अपने हर क्राइम के साथ ना ज्यादा फियरलेस होते ही जा रहा था। उसने अंधेरे को अपना वेपन ही बना लिया था और इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद अक्टूबर 1986 में ली ने एक और 25 साल की लड़की को अपना टारगेट बनाया। ये रात के 10 बजे एक लड़के से मिलकर आ रही थी जिससे इसका रिश्ता होने वाला था। अब ली वहीं अंधेरे में खड़ा था, फिर इसने लड़की का पीछा करना शुरू करा। अब लड़की जब एक कनाल के पास से गुजर रही थी ना, ये उसे घसीटकर एक खेत में ले गया। फिर इसने उस लड़की के साथ भी गलत काम करा और उसे मार डाला। अब जब पुलिस को ये लड़की 3 दिन बाद मिलती है ना तो ये बहुत बुरी हालत में थी। इसके हाथ पैरों को इसी की स्टॉकिंग से बांध रखा था, इसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। पर इस बार पुलिस को वहां पर एक दूध का कार्टन और कुछ सिगरेट्स बट मिले और अब कैजुअल पुलिस को भी लगने लगा कि मामला थोड़ा सीरियस है, तो उन्हें जितने भी एविडेंस मिले थे ना उन्होंने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उन्हें भेज दिया। लेकिन इन सब में काफी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि 1986 में साउथ कोरिया में डीएनए टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थी। तो जब रिपोर्ट आई ना तो बस इतना पता चला कि ये जिस बंदे ने करा है ना उसका ब्लड ग्रुप बी है और ये रिपोर्ट भी गलत थी क्योंकि ली का ब्लड ग्रुप ओ था। अब सारी पुलिस लग गई बी ब्लड ग्रुप वाले बंदों को ढूंढने में और जब ली को ये बात पता चली ना कि पुलिस ब्लड ग्रुप बी वाले बंदों को ढूंढ रही है तो वो और ज्यादा चिल हो गया क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप तो ओ है ना। इस सीरियल किलर का लक भी अच्छा था। अब इसके बाद ली ने दोबारा एक हाउसवाइफ जो 30 साल की थी और काम से घर वापस आ रही थी उस पर अटैक किया और उसे बांध के उससे सारे पैसे मांगने लगा। लेकिन उस हाउसवाइफ ने बोला कि वो पैसे मेरे बैग में थे और जब तुम मुझे घसीट रहे थे ना तो वो तो रास्ते में गिर गए। अब ली जैसे ही उसका बैग ढूंढने गया ना वो हाउसवाइफ खड़ी हुई भाग गई और चिल्लाने लग गई, जिसे सुनकर कुछ लोग ऑब्वियसली मदद करने वहां पर पहुंच गए और ये देखकर ली वहां से भाग लिया। लेकिन अब उस हाउसवाइफ ने ना पुलिस में कंप्लेन लिखवाई और ली का एक रफ डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, जैसे उसकी हाइट और उसका हेयर स्टाइल। इसके बाद तो ली ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाला था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसने दिसंबर 1986 में 2 और औरतों को मार दिया और इनमें से एक विक्टिम तो पुलिस को 3 महीने बाद जाकर मिली, वो भी डिकम्पोज हालत में। इसके बाद तो पुलिस ने स्टार्ट करी एक डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाले उस टाउन के ना हर आदमी से पूछताछ कर रहे थे और उन सभी आदमियों पर तो खास नजर थी जिनका ब्लड ग्रुप बी था। इन्होंने ऑलमोस्ट 21,280 आदमियों की स्क्रीनिंग करी और इनके फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करे गए। लेकिन जब ली स्क्रीनिंग के लिए गया ना तो उसे पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करा गया तो वो तो ओ था। और इसके बाद पुलिस ने सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछे कि किसी को देखा है, किसी पे शक है, और जाने दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद तो ली का ईगो ऐसा बूस्ट हुआ जैसे उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। और फिर जनवरी 1987 में इसने एक 20 साल की लड़की और मई में एक 29 साल की लड़की जो अपने हस्बैंड को लेने जा रही थी अम्ब्रेला लेकर, सेम तरह से उन दोनों को भी मार दिया। अब ये केस ना साउथ कोरिया में एशियन गेम से भी बड़ी हेडलाइन बन चुका था। अब उस पूरे टाउन में तो सभी लोग डरे हुए थे और एक रूमर भी फैलने लगा कि किलर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा है जो लाल कपड़े पहन रही है, और वो भी उस दिन जब बारिश हो रही होती है। ये रूमर फैलाने वाले लोग तो और नरक में जाएंगे। अब इसके बाद उस टाउन की सारी लड़कियों ने लाल कपड़े तो छोड़ो ब्राइट कपड़े तक पहनना छोड़ दिया ताकि वो किसी भी तरह के किलर की अटेंशन ग्रैब ना कर ले। वुमेन जो फैक्ट्रीज में काम करती थी उन्होंने तो ग्रुप बना लिया आपस में ताकि शिफ्ट खत्म होने के बाद वो साथ में घर जाए। अब माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका था ना कि रात में तो आदमी भी घर से नहीं निकलता था। पुलिस की टीम भी सारी रात पेट्रोलिंग करने लगी और कुछ रेजिडेंट ने तो आपस में भी ग्रुप बना लिए थे और फिर वो रात में उसी रास्तों पर घूमते थे जिस पर औरतों पर अटैक्स हो रहे थे। पर ली ने जिस लड़की को मई में मारा था ना उसके बाद वो खुद थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि पुलिस काफी अलर्ट हो गई थी। लेकिन ली को ये देखने में बहुत मजा आ रहा था कि पुलिस उसे ढूंढने के लिए कितने हाथ पैर मार रही है। अब ली टोटल 16 महीने ना शांति रहता है, लेकिन फिर आता है सितंबर
1988 ली फिर से काला कांडी करने निकलता और इस बार उसने एक 54 ईयर ओल्ड लेडी पे अटैक करके उन्हें मार डाला। अब इस लेडी को मारने के बाद ना ली सड़क पर गया, एक बस रुकवाई और उसमें चढ़ गया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। अजीब बिहेव क्या, ये है ही अजीब। अब ये चीज ना बस ड्राइवर ने नोटिस कर ली थी कि ली काफी ना घबराया हुआ है और उसने सुबह जाकर पुलिस में ये बात रिपोर्ट कर दी। उस ड्राइवर ने भी ली का स्केच बनवा दिया और वो स्केच जब हाउसवाइफ को दिखाया गया तो वो तो तुरंत पहचान गई। अब पुलिस के पास ना एक कंफर्म फेस था जिसे उन्होंने नेशन वाइड दिखाया। उस टाउन के तो हर चौराहे पे लगा दिया वो फेस। अब इसके बाद उम्मीद तो सबको यही थी कि किलर फटाफट मिल जाएगा, लेकिन ली नहीं मिला। और ली ने इस बार रोड पर जाकर किसी पर अटैक नहीं किया, बल्कि एक घर में घुसा और एक 14 साल की लड़की को मार डाला। अब इसके बाद तो लोग अपने घर तक में सेफ फील नहीं कर रहे थे और 1991 तक इसने 2 और औरतों को मार डाला। लेकिन फिर ये कंप्लीटली पुलिस और लोगों के लिए गायब हो गया। बट एक्चुअली में ली की शादी हो गई थी और वो अपनी फैमिली के साथ उस टाउन को छोड़कर चला गया था और फैक्ट्री में काम करने लग गया था। एक नॉर्मल लाइफ अडॉप्ट कर ली थी उसने। और अब वो पुलिस के रेडार में भी नहीं था क्योंकि पुलिस ने एक बंदे युन को अरेस्ट कर लिया था। ये एक रिपेयरमैन था, इसे एक पोलियो था और ये ना सोशली आइसोलेटेड रहता था और इसे उस 14 साल की लड़की को मारने के शक में अरेस्ट कर लिया था। अब पुलिस ने इसे अरेस्ट करने का रीजन ये दिया कि हमें बाकी मर्डर्स का तो नहीं पता, लेकिन उस 14 साल की लड़की को इसी ने मारा था क्योंकि ये मेन किलर की कॉपी करना चाह रहा था। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पुलिस अपने फेलियर को ना युन के अरेस्ट से बस छुपा रही थी। पुलिस ने युन को टॉर्चर किया, उसे स्लीप डिप्राइव्ड रखा गया, उससे फोर्स कन्फेशन करवाई गई और इसके बाद उसे 30 साल की लाइफ इंप्रिजमेंट भी दे दी गई। अब वो बेचारा गरीब था और वो अपनी इनोसेंस कभी प्रूफ नहीं कर पाया। पर अब आती है 2003 जब ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर बॉन्ग जून हो की मूवी मेमोरीज ऑफ मर्डर रिलीज होती है। अब ये मूवी उन्हीं अनसॉल्व केसेस पर बनी होती है जिससे पब्लिक के दिमाग में ये सारे केसेस फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन कोरिया के एक लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्राइम का अक्यूज अगर 15 साल तक नहीं मिलता ना तो वो केस बंद कर दिया जाएगा और ना ही उसके बाद अक्यूज को कोई सजा मिलेगी। अब ली ने लास्ट मर्डर 1991 में करा होता है तो 2006 में ये केस एक्सपायर हो जाता है। बट 2015 में इस लॉ को ही खत्म कर दिया जाता है, मतलब किसी भी पुराने केस की फाइल रीओपन हो सकती है। तो फिर 2019 में ऑफिशियली हुआसोंग मर्डर केस की फाइल रीओपन हुई। अब 1986 में पुलिस कितनी भी कैजुअल थी लेकिन उन्होंने बहुत सारे एविडेंस ना बचा के रखे थे ताकि किसी दिन भाई साउथ कोरिया में डीएनए टेस्टिंग आएगी और केस सॉल्व हो जाएंगे। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो मैच आ गया ली चुन जे का, लेकिन वो ऑलरेडी बुसान जेल में 1994 से किसी और केस के चक्कर में अंदर था। तो हुआ ये था कि शादी के बाद ली चैन से थोड़ी बैठा था, ये अपनी बीवी को खूब मारता पीटता था जिस वजह से 1994 में वो इसे छोड़कर चली गई। तब ली ने गुस्से में एक प्लान बनाया और अपनी साली को अपने घर पर बुलाया कुछ देने के बहाने और उसे मारकर उसकी बॉडी कहीं जाकर डंप कर दी। हाँ, बीवी का गुस्सा इसने साली को मार के निकाल लिया। अब पुलिस ने यहाँ पर तो इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया क्योंकि साली अपनी फैमिली को बता कर रही थी कि वो ली से मिलने जा रही है और पुलिस को एविडेंस में भाई ब्लड वगैरह भी मिला था ली के घर से जिससे ली को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा हो चुकी थी ऑलरेडी। अब जब पुलिस की टीम 2019 में बुसान जेल पहुंची ली से मिलने तो उसने बड़े कैजुअली बोला कि मुझे पता था कि एक दिन ये दिन आएगा। मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोगों को इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ तक आते आते। ये पुलिस वालों की बेइज्जती कर रहा था जेल के अंदर बैठकर। अब इसके बाद ली ने कन्फेस करा कि इसने 14 मर्डर्स और 30 से ज्यादा एसेस करे थे। ये सब बस उसने उस टाउन में नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी करा था। और इसने ये भी बताया कि इसने जेल में बैठकर मेमोरीज ऑफ मर्डर भी देखी थी और उसका मजाक भी उड़ाया था बहुत क्योंकि इसे कोई गिल्ट नहीं था। और इस टाइम भी ली ऑलरेडी जेल में आया, होप जेल में ही मर जाए। लेकिन यू जो गलत केस में अंदर गया था उसे एक्यूट कर दिया गया। बाकी इस केस को लेके अपने ओपिनियन कमेंट में देना मत भूलना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ।